गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी गई है। संस्थात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत में दो तरह की कार्यपालिकाएं हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति के पद को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। भारत के राष्ट्रपति का नामकरण अमेरिकी संविधान के अनुसार किया गया है, लेकिन उसकी स्थिति ब्रिटेन के राजा के समान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है पर राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है, प्रशासन में उसका स्थान औपचारिक प्रधान का है। यानी भारत का राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान की भूमिका का निर्वहन करता है। भारत के राष्ट्रपति की कुछ योग्यताओं का निर्धारण हमारे विधान के द्वारा किया गया है। जैसे वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष हो, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली को मान्यता दी गई है और इस निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत यह माना गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा और इस निर्वाचक मंडल में जो सदस्य होते हैं वो हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी संसद में जो मनोनीत सदस्य हैं या विधानसभाओं में जो मनोनीत सदस्य हैं वो इस निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते। केवल मात्र जो निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के, उन्हें ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के लिए कहा जा सकता है कि एक पद्धति को भारतीय विधान निर्माताओं के द्वारा अपनाया गया है और उस पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यानी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और इस निर्वाचन की विशेषता है कि निश्चित कोटा प्राप्त करने के बाद ही कोई भी जो उम्मीदवार है वो राष्ट्रपति पद पर विजय माना जाता है। साथ ही साथ निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य का जो मूल्य है वह समान नहीं होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से प्रत्येक सदस्यों की मतों की संख्या उस अनुपात में निश्चित होती है जितनी संख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। यानी जितनी जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करता है उसके आधार पर उसकी जो वोट की वैल्यू है वह निकाली जाती है और इसीलिए सदस्यों की जो मत संख्या है या जो वैल्यू है वह अलग अलग होती है। उसके लिए एक सूत्र है जो कि इस प्रकार है। पहला है विधानसभा के सदस्यों की मतों की संख्या का सूत्र। यानी विधानसभा के सदस्यों के मतों की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए जो सूत्र अपनाया गया है वो है राज्य की जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या और उसमें फिर 1000 का भाग दे दिया जाता है। यानी कि राज्य की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं उनका भाग दिया जाता है और फिर उसमें 1000 का भाग दिया जाता है और उसके आधार पर एक विधानसभा के सदस्यों की मत की जो वैल्यू है वह निकाली जाती है। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान राज्य की जनसंख्या, उसमें जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका भाग दिया जाता है और फिर उसमें 1000 का भाग दिया जाता है और उस आधार पर जो वैल्यू है वह निकाली जाती है।
दूसरा है संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों की मत संख्या, यानी कि संसद के जो सदस्य हैं उनकी वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, समस्त राज्यों के विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग और उसमें संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है उनका भाग दे दिया जाता है। और इस फार्मूले से प्रत्येक सदस्य के मत का जो अनुपात है वह या जो वैल्यू है वो निर्धारित कर दी जाती है। अब आती है बात चुनावी कोटे की, यानी एक चुनावी कोटा निर्धारित किया जाता है और उस कोटे को जो प्राप्त कर लेता है उसे ही विजयी मान लिया जाता है। उसका भी एक सूत्र है और वो है संसद व विधानसभा के सदस्यों के वैध मतों का योग +1 बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 और फिर उसमें एक प्लस कर दिया जाता है। यानी संसद के विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके जो मत हैं उनमें 1 जोड़ा जाता है और फिर निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या में 1 जोड़कर उसका भाग दे दिया जाता है। निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो वरीयता के हिसाब से वोट देते हैं, यानी अगर वो किसी को पसंद करते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में तो वह उसे फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट देते हैं और अगर किसी को वो सेकंड प्रेफरेंस में पसंद करते हैं तो उसे सेकंड, थर्ड में करते हैं तो थर्ड। जब तक प्रत्याशी को कोटे में निर्धारित मत नहीं मिलते हैं तब तक वह निर्वाचित घोषित नहीं दिया जाता। पहले उसकी पहली वरीयता के मत गिने जाते हैं और फिर उसकी सेकंड वरीयता के मत गिने जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को यहाँ मान्यता दी गई है। अगर निर्वाचन संबंधी कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यानी निर्वाचन के संबंध में अगर किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार यह माना गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। अपनी मर्जी से वह त्याग पत्र दे सकता है और उसे हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग। पुनः चुने जाने के संबंध में हमारा विधान मौन है, यानी वो कितनी बार राष्ट्रपति रह सकता है इस बारे में हमारे विधान में कुछ नहीं कहा गया है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। पहली याचिका 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के चुनाव में जारी की गई थी। इस समय 2 आरोप लगाए गए थे। पहला है जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति पद प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और दूसरा आरोप यह लगाया गया था कि निर्वाचन में खड़े होने वाले किसी भी उम्मीदवार ने अपनी आयु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन बाद में ये याचिका की जो दोनों बातें थीं इन्हें रद्द कर दिया गया था। 1969 में वीवी गिरी के समय में भी एक चुनाव याचिका दायर की गई थी और इस याचिका में स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए थे वीवी गिरी और बाद में यह याचिका भी रद्द हो गई थी। तो इस तरह से ये एक निर्वाचन की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के संबंध में जो व्यवस्था है वो है महाभियोग। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संसद का कोई भी सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा दोष लगा सकती है प्रस्ताव पर, लेकिन दोष लगाने के साथ ये ज़रूरी है कि प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। प्रस्ताव का लिखित नोटिस कम से कम 14 दिन पहले सदन में प्रस्तुत करना पड़ता है और उसके बाद जब यह प्रस्ताव दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन करने पर, यानी अगर किसी राष्ट्रपति ने अपने पद पर रहते हुए संवैधानिक स्थितियों का उल्लंघन किया है, संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन किया है, तो ऐसे समय में उस राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, यानी उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन अब तक के स्वतंत्रता के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर यह अभियोग नहीं लगाया गया है।
नेक्स्ट है राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति की आलोचना। पहली आलोचना है अनुच्छेद 55 की दोषपूर्ण भाषा। आलोचकों का मानना है कि अनुच्छेद 55 की जो भाषा है वह दोषपूर्ण है। अनुपातिक पद्धति तभी लागू की जाती है जब कम से कम 3 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हो, या दूसरे रूप में हम कहें कि बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में आनुपातिक पद्धति को स्वीकार किया जाता है। भारत में बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, भारत में एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है। तो ऐसी स्थिति में हम राष्ट्रपति के इस निर्वाचन की प्रणाली को सही नहीं मान सकते। सेकंड है अस्पष्ट स्थिति। मूल संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, यानी अगर उसमें कोई स्थान रिक्त है, जैसे कोई किसी लोकसभा के सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है या उसकी मृत्यु के कारण उसका पद रिक्त हो गया है, तो क्या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह वैध होगा। नेक्स्ट है उम्मीदवारों की संख्या। उम्मीदवार कुछ ऐसे खड़े हो जाते हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं और उन्हें वोट मिलता ही नहीं है। तो राष्ट्रपति पद के लिए, जैसे कि 1967 में हुआ था, 17 उम्मीदवार थे। 17 उम्मीदवारों में से 9 उम्मीदवार ऐसे थे जिनको एक भी मत नहीं मिला था। तो इस स्थिति को एक तरह से उचित नहीं माना जा सकता कि इतने बड़े जो देश का प्रथम नागरिक है उस नागरिक के लिए ऐसे ही लोग खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है अराजनीतिक व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं। यह पद एक ऐसा पद है जिसके पास शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही व्यक्ति चुनकर आते हैं जिन्हें सत्ताधारी दल का बहुमत प्राप्त होता है, यानी जो अराजनीतिक हैं, यानी जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वे लोग इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लास्ट है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस पद का प्रयोग हो सकता है। हालांकि ऐसा हमारे संवैधानिक इतिहास में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आलोचक यह आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस पद का दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो सत्ताधारी दल है उसी का व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है, क्योंकि वो बहुमत से ही निर्वाचित होता है। तो इस आधार पर हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां एक तरह से उचित नहीं मानी जा सकती हैं, और हम यह मानकर चलते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति का पद है वह एक संवैधानिक मुखिया की भूमिका निभाता है वस्तु स्थिति में। या हमारे जो राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या वर्तमान राष्ट्रपति, उन्होंने हमेशा इसे एक संवैधानिक मुखिया की भूमिका ही प्रमुख रूप से निभाई है। तो इसीलिए इस तरह का आरोप लगाना हम एक तरह से अनुचित मान सकते हैं। धन्यवाद।